हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप गाइज यू आर गुड। डिस्कस करेंगे सामान्य हिंदी और हिंदी साहित्य के क्वेश्चन आंसर। और इस वीडियो में जो टॉपिक था क्विज का, उसी क्विज की ये डिटेल्ड वीडियो है। कंप्लीट डिस्कशन इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो कंप्लीट 30 क्वेश्चन थे आपके सामने। 30 क्वेश्चन जो हमने सुबह डिस्कस किए थे, सुबह यानी जिनका टेस्ट हुआ था आप लोगों का, तो उस टेस्ट का डिस्कशन यहाँ पर आपके सामने मैं करने वाली हूँ। तो चलिए फिर स्टार्ट करेंगे। और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं सभी को शेयर कर दीजिए, सभी को जोड़ लीजिए ताकि सभी लोग देख सकें। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पेज ऐड किया है, कारक। इसके बारे में सामान्य आपको पता होना चाहिए, सामान्य चीज़ें हैं कि कारक किस धातु से बना है, कारक का अर्थ क्या होता है। तो कारक क्या होता है? जो क्रिया के साथ में सीधा संबंध रखता है। क्रिया के साथ जो सीधा संबंध रखता है उसको हम क्या कहेंगे? कारक कहेंगे। इसके अलावा क्रिया के जो सबसे निकट होगा, जो क्रिया के सबसे निकट यानी सबसे पास होगा, उसको क्या कहेंगे? हम कारक कहेंगे। कारक संस्कृत की क्री धातु से बना है जिसका अर्थ होता है करना। ये आपको ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन में भी बहुत लोगों ने मिस्टेक की है। संस्कृत की क्री धातु से बना है कारक। किससे बना है? क्री से। इसमें कितना कंफ्यूज थे आप लोग, कितना गलत आंसर कर रहे थे। सबसे ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है ये अगर देखा जाए। जिन लोगों ने सही आंसर किया उन्होंने अच्छे से पढ़ा है। अब ये ध्यान रखना कि आप लोगों के लिए जो क्विज में लेकर आऊँगी, आप लोग सही आंसर तभी कर पाएंगे जब आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इसीलिए मैं आपके लिए एक दिन पहले ही टॉपिक बता देती हूँ ताकि आप उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ के आएँ, तब आप आंसर करें। क्योंकि मैं ऐसा नहीं करूँगी कि बिल्कुल ईजी ईजी क्वेश्चन आपके सामने रख दूँ, ऐसा नहीं होगा। क्वेश्चन मैं ऐसे लेकर आऊँगी जो प्रीवियस पूछे जा चुके हैं और जिनके आने की संभावना है 100%। इस तरीके के क्वेश्चन आपके सामने होंगे। आज की क्विज से आपको अंदाज़ा लगा होगा कि हाँ, वाकई में क्वेश्चन की क्वालिटी अच्छी थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कारक किस धातु से बना है? ऑप्शन है कर धातु, क्री, करी या कृति। और आप लोग इसको बिल्कुल इजीली कर सकते थे। यहाँ पर धातु का यूज किया है मैंने, धातु शब्द का। कारक किस धातु से बना है? आपको पता है कर कोई धातु नहीं है, क्रई कोई धातु नहीं है, कृति कोई धातु नहीं होता, क्री धातु होता है। क्री धातु होता है जिसका अर्थ होता है करना। क्री धातु, संस्कृत की क्री धातु से ये शब्द बना है कारक, जिसका अर्थ क्या है? करना। इस क्वेश्चन में भी आप लोगों ने 22% ए आंसर किया है और 11% आप लोगों ने 11% ये वाला आंसर किया है, डी वाला। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? 11% ये और 22% ये, इतनी कन्फ्यूजन क्यों है इसमें? ये तो बिल्कुल होगा ही नहीं, ना ये होगा ना ये होगा। यहाँ पर ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आप बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होंगे। ध्यान रखना, कारक संस्कृत की क्री धातु से बना है। आगे बढ़ते हैं। और इसकी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी आपको। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है आप ज्वाइन कर लीजिए इसको, अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है। एक बार आप देख लेंगे कि क्या सर्च करना है आपको टेलीग्राम पर। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आपको सर्च करना होगा एक्सपर्ट ओपिनियन ऑफ यू। यहाँ पर आपको सभी सेशन की, जितने भी सेशन चैनल पे होते हैं, उनकी पीडीएफ फाइल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाती है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में कारक के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है 6, सेकंड है 7, थर्ड है 8 और फोर्थ है 5। कारक के कितने भेद होते हैं हिंदी में बताना है। इसके लिए सही आंसर करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड, 8। हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं। अब 55% लोगों ने आंसर सही किया, 55% लोग सही आंसर कर गए। इसके अलावा आप में से 27% लोगों ने ये वाला आंसर किया, 9% लोगों ने ये वाला किया और 9% लोगों ने ही ये वाला किया। इतनी आपकी मिस्टेक हैं। आप अपना अंदाज़ा लगाइए कि आपका स्कोर, जिन लोगों की मिस्टेक हो रही है, जो सही कर रहे हैं उनका स्कोर ठीक है, लेकिन जो मिस्टेक्स कर रहे हैं उनको सुधार की ज़रूरत है, डिटेल्ड पढ़ने की ज़रूरत है। हिंदी में कारक कितने होते हैं? 8 होते हैं। संस्कृत में कितने होते हैं? 6 होते हैं। अब एक चीज़ और ध्यान रखनी है यहाँ पर आपको। मान लीजिए कि मैं ऑप्शन में 8 को इंक्लूड ही नहीं करती और तब मैं पूछती आपसे कि कारक कारक कितने प्रकार के होते हैं या कारक के कितने भेद होते हैं, तब आपको मजबूरन 6 के साथ में जाना पड़ता है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आप जाएंगे, अगर हिंदी में आपसे पूछा है और ऑप्शन में 8 दिया है, तो आप पहले 6 को बाद में वरीयता देंगे, पहले किसको देंगे? 8 को देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संबोधन कारक में कौन सी विभक्ति होती है? आंसर करते जाइए साथ के साथ। ये भी ध्यान रखना कि मेरे कितने ठीक हो रहे हैं। और लाइव इसलिए नहीं है ये आज की क्लास जो है, क्योंकि लाइव के लिए बहुत सारा अरेंजमेंट करना पड़ता है और टाइम बहुत वेस्ट होता है, और इसके अलावा भी वीडियो की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आ पाती है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहले अपने फ्रेंड्स को जोड़िए चैनल पर, तब उसके बाद बेहतर लाइव आपका हो पाएगा। क्योंकि फिर सारी चीज़ें मैं अरेंज कर लूँगी, सारा सेटअप मैं लेके रखूँगी, तो उसके बाद में बहुत अच्छे से क्लास का डिस्कशन हुआ करेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी पर डे लाइव क्लास हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को जोड़ने का प्रयास करें। क्वेश्चन है, संबोधन कारक में कौन सी विभक्ति होती है? फर्स्ट है प्रथमा विभक्ति, सेकंड है द्वितीया, थर्ड है तृतीया विभक्ति और फोर्थ है चतुर्थ विभक्ति। चारों ऑप्शन में से संबोधन कारक के लिए विभक्ति आपको बतानी है।
तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, प्रथमा विभक्ति होती है संबोधन कारक में। अब ये 34% लोग ही इसके साथ गए, 33% लोग इसके साथ गए, 22% इसके साथ और 11% इसके साथ। ठीक है, तो प्रथमा विभक्ति होती है, आपको ध्यान रखना संबोधन में, क्योंकि जो विभक्ति प्रथमा होगी संबोधन में वही विभक्ति होगी। ठीक है, ये नोट करके आप अपने नोट्स में बना के रखिए कि संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है, क्योंकि जो संबोधन है वो कर्ता के द्वारा ही किया जाता है, कर्ता की विभक्ति भी प्रथमा होती है, इसलिए संबोधन की विभक्ति भी प्रथमा ही होगी। ठीक है, विभक्ति की कुल कितनी संख्याएं हैं, तो 7 होंगी। कारक चिन्ह का दूसरा नाम क्या है, ये आपको मैंने इसी क्यूज में डाला था, जिन लोगों ने सही किया वो पढ़ चुके हैं डिटेल में, और नहीं कि जिन लोगों की गलतियां हुई हैं वो अब पढ़ लेंगे तो आगे उनकी गलतियां नहीं होंगी। क्वेश्चन है अगला, राम ने पुस्तक पढ़ी, इस वाक्य में कौन सा कारक होगा। पहला ऑप्शन है कर्म कारक, दूसरा है करण कारक, तीसरा है संप्रदान कारक, चौथा है अधिकरण कारक। राम ने पुस्तक पढ़ी, इसमें कौन सा कारक होगा। तो इसका करेक्ट आंसर बता देती हूँ। पहले करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का फर्स्ट, कर्म कारक। अब इसके साथ कितने परसेंट गए, वही 55%। 55% पहले ऑप्शन के साथ में गए, करण के साथ में 18% गए, इसके साथ में 27% गए और इसके साथ में 0% गए। तो यहाँ जो 55% लोग गए थे कर्म कारक के साथ में, उनका बिल्कुल करेक्ट है। राम ने पुस्तक पढ़ी, इस वाक्य में कौन सा कारक होगा, कर्म कारक होगा। क्यों होगा इसके साथ में कर्म कारक, राम ने पुस्तक पढ़ी, तो जो पुस्तक है, आपको पता है पुस्तक स्त्रीलिंग है, इसलिए हमारी क्रिया किसके अनुसार हो रही है, कर्म के अनुसार। पढ़ने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, पुस्तक पर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा। जो पढ़ने का प्रभाव है वो सीधा सीधा पुस्तक पर पड़ रहा है, तो यहाँ पर कौन सा कारक होगा, कर्म कारक होगा, क्योंकि यहाँ क्रिया कर्म के अनुसार हुई है। आपको पता है क्रिया किसके अनुसार हुई है, कर्म के अनुसार, क्योंकि पुस्तक जो है वो स्त्रीलिंग है, इसीलिए क्रिया कैसी है, यहाँ पर स्त्रीलिंग है, इसीलिए पढ़ी आया है। ठीक है, अगर ये होता राम ने अखबार पढ़ा तो अखबार पुल्लिंग होता, तो फिर पुल्लिंग अखबार के अनुसार आ जाती हमारी क्रिया, तो कैसा हो जाता, तब भी हमारा कर्म कारक ही होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, कर्ता जिस कार्य को सबसे पहले करता है वह क्या कहलाता है। इसको करेक्शन करेंगे, कर्ता होगा ये, कर्ता जिस कार्य को सबसे पहले करता है वह क्या कहलाता है, कर्म कहलाता है, करण कहलाता है, कर्ता कहलाता है, या उपरोक्त सभी। इसका आंसर करिए। कर्ता जिस कार्य को सबसे पहले करता है उसको हम क्या कहेंगे, उसे हम कर्म कहेंगे। ठीक है, कर्ता जिस काम को सबसे पहले करेगा उसको हम क्या कहेंगे, कर्म कहेंगे। और कर्म कारक को पहचानने के लिए आपको और कौन कौन से चीज़ें फॉलो करनी हैं। जब किसी वाक्य में कर्ता दो क्रिया एक साथ संपन्न होती हैं, तो पहली क्रिया प्रधान कर्म होती है और दूसरी क्रिया अप्रधान कर्म होती है। तो कर्म के कितने प्रकार बताए थे, मैंने आपको 2 प्रकार बताए थे, क्विज में क्वेश्चन भी इंक्लूड किया है। कर्म के 2 प्रकार हैं, प्रधान कर्म और अप्रधान कर्म, या फिर इसको मुख्य कर्म या फिर गौण कर्म भी कह सकते हैं। कर्ता के लिए जो इष्ट और अभिष्ट इच्छित होता है, या कर्ता जिसकी अभिलाषा करे, उसे हम कर्म कहते हैं। मतलब जैसे कर्ता है किसी काम को करने वाला, जैसे राम, तो राम के लिए जो अभिष्ट है, जो इच्छित है, जिसकी वो इच्छा कर रहा है, वो क्या है, कर्ता। जिसकी अभिलाषा कर रहा है, जिसकी इच्छा कर रहा है, वो क्या है, कर्म है। ठीक है, राम पुस्तक पढ़ता है, तो राम पुस्तक पढ़ने की अभिलाषा कर रहा है, तो पुस्तक क्या है, कर्म है। ठीक है, तो कर्ता जिसकी सबसे ज़्यादा अभिलाषा करता है, इच्छा करता है, वो क्या होता है, कर्म होता है। अगला क्वेश्चन है, राम ने रावण को बाण से मारा, इस वाक्य में राम कौन सा कारक है, कर्म कारक है, कर्ता कारक, करण कारक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। राम ने रावण को बाण से मारा, इस वाक्य में राम कौन सा कारक है, ये आपको बताना है। आपको पता है राम कौन है, कर्ता है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, जो आप बचपन से रटते आए हो उपादान से, ये करके कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होकर अधिकरण में पर ऊपर संबंध, काकी के रारी रे अधिकरण में पर ऊपर, ये सब संबोधन है हरि। तो इनको आप बचपन से पढ़ते आए। तो कर्ता ने, तो यहाँ कौन सा कारक हो जाएगा, कर्तरी कारक हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। राम ने रावण को बाण से मारा, तो कर्ता कारक हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अगर आपसे रेखांकित करके पूछ लिया जाता कि राम ने रावण को, तो यहाँ आपसे अगर बाण को रेखांकित कर दिया जाता कि बाण से मारा, तो यहाँ कौन सा कारक होता, तो यहाँ कौन सा कारक होता, कमेंट करके बताइए। राम ने रावण को बाण से मारा, तो आप ऐसे करेंगे, कर्ता ने कर्म को करण से, अब किससे मार रहा है, बाण से, तो बाण के द्वारा या बाण से, तो कौन सा कारक हो जाएगा यहाँ पर, कर्ता ने कर्म को करण से, तो कौन सा कारक हो जाएगा, करण कारक आपका हो जाएगा, अगर इस तरीके से पूछता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संप्रदान कारक के लिए निम्न में से कौन सा उदाहरण सही नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट है, राजा ने ब्राह्मणों को गाय दान की, राम ने रावण को सीता के लिए मारा, मुझे लड्डू बहुत पसंद हैं, आप स्कूटी से विद्यालय जाते हैं। इस क्वेश्चन के लिए आंसर करिए। इसका आंसर क्या होगा अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू यू इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा।
संप्रदान कारक के लिए निम्न में से कौन सा उदाहरण सही नहीं है? इसका आंसर बताइए। तो आपको पता है राजा ने ब्राह्मणों को गाय दान की, तो ब्राह्मणों के लिए तो संप्रदान होगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ नहीं होगा क्योंकि ये सही है। राम ने रावण को सीता के लिए मारा, तो के लिए आ गया यहाँ पर, सीता के लिए, ये सही है, इसलिए गलत हो जाएगा। मुझे लड्डू बहुत पसंद है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखने वाली है, ये जो ऑप्शन दिया है मैंने यहाँ, मुझे लड्डू बहुत पसंद है, कुछ लोग इसके साथ चले गए थे, कंफ्यूज हो गए थे कि मुझे लड्डू बहुत पसंद हैं, ये संप्रदान का उदाहरण नहीं होगा, जबकि ये संप्रदान का उदाहरण है। कैसे होगा ये मैं बताऊंगी। आप स्कूटी से विद्यालय जाते हो, ये ऑप्शन आपका गलत है, इसलिए यही आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आपको ध्यान रखना, जो चीज़ें रुचिकर होती हैं, जैसे मुझे लड्डू बहुत पसंद है, मुझे खाना बहुत पसंद है, मुझे बर्गर बहुत पसंद है, मुझे नाचना बहुत पसंद है, आप भात खाना अधिक पसंद करते हो, या माता जी ने बच्चों को खाने के लिए लड्डू दिए, आपको खेलना बहुत पसंद है, तो इस तरीके के मतलब रुचिकर चीज़ों का जब प्रयोग होगा किसी भी वाक्य में, तो वहाँ पर हमेशा संप्रदान कारक होगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन फोर्थ। ऑप्शन फोर्थ में कौन सा कारक है? आप स्कूटी से विद्यालय जाते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से, तो आप किससे जा रहे हैं विद्यालय? स्कूटी से, तो इसमें करण कारक आपका होता है। ठीक, नेक्स्ट है, संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी। संप्रदान कारक में आपको बतानी है कौन सी विभक्ति होगी, प्रथमा होगी, द्वितीय होगी, तृतीय होगी या चतुर्थी। अब संप्रदान कारक में के लिए इसका साइन होता है, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए। ठीक है, संप्रदान के लिए, तो कौन सी विभक्ति हो गई? चतुर्थी विभक्ति हो गई। ऑप्शन फोर्थ आपका यहाँ पर करेक्ट हुआ। ठीक है, संप्रदान कौन सा होगा? जिसके लिए कर्म किया जाता है, जिसके लिए कर्म किया जाता है, जहाँ पर किसी को कोई वस्तु पदार्थ स्वेच्छा से दिया जाता है उसको, वहाँ पर भी कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक होगा। या फिर कोई वस्तु दान में, दक्षिणा में, भीख में, भिक्षा में, भेंट में, उपहार में, गिफ्ट में, या कोई आर्थिक मदद की जाती है, तब भी कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक होगा। ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे है, के द्वारा कारक चिन्ह किस कारक के लिए प्रयोग किया जाता है? वही ऑप्शन, के द्वारा कारक चिन्ह किस कारक के लिए प्रयोग किया जाता है? कर्ता कारक, करण कारक, कर्म कारक, इनमें से कोई नहीं। तो कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, करण से या के द्वारा, तो किसके लिए प्रयोग हुआ? करण के लिए। ठीक है, तो यहाँ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? करण कारक। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, किस कारक का प्रयोग अलग होने के अर्थ में किया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, किस कारक का प्रयोग अलग होने के अर्थ में किया जाता है? आंसर करिए। अपादान कारक, संप्रदान कारक, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। अलग होने के अर्थ में किसका प्रयोग आप करेंगे? कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में। तो अलग होने के लिए, अलगाव के लिए, पृथकता के लिए किसका प्रयोग करेंगे हम? संप्रदान कारक का प्रयोग, अपादान कारक का हम प्रयोग करेंगे। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट होगा। अलग होने के अर्थ में अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मोहन सोहन से अधिक बुद्धिमान है, इस वाक्य में कौन सा कारक होगा? मोहन जो है सोहन से अधिक बुद्धिमान है, इस वाक्य में कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक होगा, अपादान कारक होगा, अधिकरण कारक होगा या करण कारक होगा? मोहन सोहन से अधिक बुद्धिमान है, तो यहाँ पर होगा अपादान कारक। कौन सा? अपादान कारक होगा। ठीक है, कई लोगों ने यहाँ पर बहुत मिस्टेक की, अब इसको आराम से समझ लीजिए। अपादान कारक की कौन कौन सी पहचान है? अपादान कारक में अलग होने का भाव दिखाया जाता है, अलगाव दिखाया जाता है, पृथकता दिखाई जाती है। ठीक है, और जहाँ पास होने की बात होती है ना, वहाँ पर भी कौन सा होगा? अपादान कारक होगा। जैसे अलग होने के लिए, चूहा बिल से बाहर निकला, गंगा हिमालय से निकलती है, पत्ता पेड़ से गिरता है। और एक पहचान है संप्रदान, इसको अपादान कारक को पहचानने की, जिससे तुलना की जाती है। जैसे मोहन सोहन से बुद्धिमान है, मोहन सोहन से बुद्धिमान है, तो दोनों के बीच में क्या की जा रही है? तुलना। तो कौन सा होगा यहाँ? अपादान कारक होगा। अगर भय और डर की बात हो, जिससे भय या डर लगे, जैसे लड़कियां चूहे से डरती हैं, लड़के शेर से डरते हैं, तो यहाँ पर भी कौन सा कारक होगा? अपादान कारक होगा। या कहीं पर जिससे रक्षा की जाए, जैसे आप मेरी कोरोना से रक्षा करें, तो यहाँ कौन सा कारक होगा? अपादान कारक होगा। कहीं पर शर्माने की या लज्जाने की बात हो, जैसे मीरा अपने ससुर से लज्जाती है, बच्चे अपरिचित से शर्माते हैं, तो यहाँ कौन सा कारक होगा? अपादान कारक होगा। तो इतनी आपको विशेषताएं ध्यान रखनी है अपादान कारक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस कारक में तुलना की जाती है वह कौन सा कारक होता है? कर्ता कारक, करण कारक,
अपादान कारक, संप्रदान कारक। अभी मैंने आपको बताया था जहाँ तुलना करने की बात होगी तो कौन सा कारक होगा, अपादान कारक होगा। हमेशा सिर्फ एक ही चीज़ से पहचान मत बनाइए कि अलग होने के अर्थ में अपादान होता है। कई बार आपको दे देगा कि मीरा अपने ससुर से बहुत लज जाती है। अब आप सोचेंगे कि इसमें कौन सा कारक होगा, तो ध्यान रखेंगे ये पोजीशंस लिख लीजिए। मैं एक बार और बोल देती हूँ, लिखिए अपादान कारक की पहचान अलग होने के अर्थ में, जिससे तुलना की जाए, जिससे भय या डर लगे, जिससे रक्षा की जाए, जिससे शर्माया या लज्जाया जाए। ठीक है, तो इनको आप लिख लीजिए अपादान की पहचान के लिए। आगे बढ़ते हैं, वीडियो को पॉज करके लिख लेना अगर जल्दी लग रहा है तो। का, की, के, रा, री, रे कारक चिन्ह किस कारक को दर्शाते हैं? अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन के लिए आंसर करेंगे का, की, के, रा, री, रे कारक चिन्ह किस कारक को दर्शाते हैं। इसका सही आंसर करेंगे, सभी को पता होगा इसका, तो संबंध होगा। क्या होगा? संबंध। काकी, के, रारी, रे, ये कौन सा कारक हो जाएगा? संबंध कारक हो जाएगा। जैसे राजा दशरथ राम के पिता थे, वह गाय राम की है, मेरी गाय अपनी गाय, मेरी गाय अभी घास खा रही है, या यह बहन आपका है, यह भाई है, यह मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये आपके ससुर हैं। तो ये कौन से कारक हो गए यहाँ पर? संबंध कारक के एग्जाम्पल हो गए। अगला है, किस कारक में सप्तमी विभक्ति होती है? संबंध कारक में, अधिकरण, करण, या इनमें से कोई नहीं। सप्तमी विभक्ति आपको बतानी है, तो इसका तो सभी ने कर दिया होगा। सप्तमी विभक्ति कौन से कारक की होगी? अधिकरण कारक की। किसकी? अधिकरण कारक की सप्तमी विभक्ति होती है। चिन्ह होते हैं इसके, साइन होते हैं में, पर, ऊपर, और विभक्ति कौन सी होती है? सप्तमी होती है। और अधिकरण कारक को आधार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार। यानी कि जहाँ पर हम किसी कार्य को संपन्न करते हैं वहाँ कौन सा कारक होगा? अधिकरण कारक हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी मैंने बनाया था कि जहाँ कोई कार्य संपन्न किया जाए वहाँ कौन सा कारक होगा? तो अधिकरण कारक होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ भी चुका है, जहाँ कार्य संपन्न होता है उसे कौन सा कारक कहते हैं? अधिकरण कारक, कर्म कारक, करण कारक, करण कारक, संप्रदान कारक या अपादान कारक। सीधा सीधा आंख बंद करके लगाएंगे, अधिकरण कारक होगा जहाँ कोई कार्य संपन्न होगा। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊं तो जैसे चिड़िया पेड़ पर बैठी है, तो बैठने की क्रिया कहाँ पर संपन्न हो रही है? कहाँ पर संपन्न हो रही है? पेड़ पर। ठीक है, तो पेड़ में कौन सा कारक हो गया? अधिकरण कारक। जैसे बंदर छत पर घूम रहा है, तो घूमने का काम कहाँ पर संपन्न हो रहा है? छत पर। तो छत में कौन सा हो गया यहाँ पर? तो आपको ध्यान रखना है, अधिकरण कारक होगा। ठीक है, आदमी जमीन पर गिर पड़ा, तो गिरने की क्रिया कहाँ संपन्न हुई? कार्य जो है गिरने का कहाँ संपन्न हुआ? जमीन पर। तो इसमें कौन सा कारक होगा? अधिकरण कारक होगा। ठीक है, जैसे मोर जंगल में नाचता है, तो नाचने की क्रिया कहाँ पर संपन्न हो रही है? जंगल में। ध्यान रखेंगे, इन एग्जाम्पल्स को आप लिख सकते हैं, हेल्पफुल रहेंगे। ये एग्जाम्पल्स जो मैं बता रही हूँ ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अगला है, अजी आप तो सुनते ही नहीं हो, इस वाक्य में कौन सा कारक होगा? इसको देखते ही आपने देख लिया होगा कि एक्सक्लेमेटरी साइन लगा है, विस्मयादि बोधक, तो संबोधन कारक यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है, क्योंकि संबोधन जो है कारक के, कर्ता के द्वारा ही संपन्न किया जाता है, इसलिए कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा, क्योंकि कर्ता की विभक्ति कौन सी होती है? प्रथमा। अगला क्वेश्चन है, आप सुबह जल्दी उठा करो वाक्य में कौन सा कारक प्रयोग हुआ है? आप सुबह जल्दी उठा करो, इस वाक्य में कौन सा कारक प्रयोग हुआ है? फर्स्ट है संबोधन कारक, सेकंड है अधिकरण कारक, थर्ड है संप्रदान कारक, और फोर्थ है सभी। आप सुबह जल्दी उठा करो, इस वाक्य में कौन सा कारक का प्रयोग हुआ है? तो मैंने अभी आपको बताया, जैसे आप सुबह जल्दी उठा करो, तो उठने की क्रिया कब संपन्न हो रही है? मतलब कब की जा रही है बात? कार्य जो है हमारा कब संपन्न हो रहा है? सुबह। कब उठने की बात हो रही है? सुबह। आप शाम को जल्दी उठा करो या सुबह जल्दी उठा करो, तो यहाँ पर कौन सा कारक होगा? अधिकरण कारक होगा। यहाँ आपको कुछ ऐसे शब्द लिख लीजिए जिनसे आप पहचान सकते हैं अधिकरण कारक को। जैसे कभी वाक्य में प्रातः शब्द, सुबह शब्द, सवेरे, रात, संध्या, रात्रि, मिनट, घंटे, सेकंड, वर्ष, दिन, महीने, जगह, स्थान, जैसे छत, गांव, किताब, पेड़, रजिस्टर, कुर्सी, मेज, ऐसे शब्दों का अगर प्रयोग होगा तो वहाँ अधिकरण कारक होगा। अगर इन जगहों पर काम को संपन्न की जाने की बात की जा रही होगी, जैसे आप सुबह जल्दी उठा करो, तो सुबह में संपन्न किए जाने की बात है, तो अधिकरण कारक आपका हो जाएगा। अगला है, चूहा बिल से बाहर निकला, इसमें कौन से कारक का प्रयोग हुआ है? संबंध कारक है, संप्रदान कारक है, अपादान कारक है, इनमें से कोई नहीं। अब इसका तो आप आराम से कर देंगे, क्योंकि बिल से अलग होने की बात हो रही है, अपादान से अलग होकर, तो अपादान कारक यहाँ पर हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को संप्रदान के लिए अपादान से अलग होकर। अगला है, यशोदा कृष्ण की माता है, कृष्ण शब्द में कौन सा कारक होगा? कर्म कारक, अपादान कारक,
संबंध कारक, उपरोक्त सभी। यशोदा कृष्ण की माता है। अब आपको पता है काकी के रारी रे, तो कौन सा कारक होगा? संबंध कारक होगा। तो यहाँ पर यशोदा का संबंध किससे है? कृष्ण से है कि वो कृष्ण की माता है। ये है कृष्ण और ये है यशोदा, इन दोनों के बीच में संबंध है कि कृष्ण की माता कौन है? यशोदा है। ठीक है, तो यहाँ कौन सा कारक हो गया? संबंध कारक हो गया। अगला है, जहाँ अलग होने का भाव प्रकट हो या पृथकता दर्शाई जाए तब कौन सा कारक होता है? फर्स्ट ऑप्शन है संप्रदान कारक, सेकंड है उपरोक्त दोनों, थर्ड है इनमें से कोई नहीं और फोर्थ है अपादान कारक। जहाँ अलग होने का भाव प्रकट हो या पृथकता दर्शाई जाए तब कौन सा कारक होगा? अब आपको पता है अलग होने के भाव में और पृथकता जब दर्शाई जाएगी तो हमेशा अपादान कारक होगा। अपादान से अलग होकर, जैसे चूहा बिल से बाहर निकला, पत्ते पेड़ से गिरते हैं, घुड़सवार घोड़े से गिरता है ना, डाली पेड़ से टूटती है, तो अलग होने के अर्थ में, पृथकता दिखाने के अर्थ में कौन सा होगा? अपादान कारक होगा। अगला है, अधिकरण कारक के कितने प्रकार हैं? 2, 4, 6, 3। अब अधिकरण कारक के 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? कालाधिकरण और स्थानाधिकरण। कालाधिकरण में काल की बात होगी, सुबह, प्रातः, सवेरे, रात, संध्या। स्थानाधिकरण में स्थान की, जैसे छत, गांव, जमीन, पेड़ पौधे, इनकी बात होगी। ठीक है, तो स्थान की और काल की बात किस में होगी? अधिकरण कारक में। आगे बढ़ते हैं, कारक चिन्ह को अन्य किस नाम से जानते हैं? उपसर्ग, परसर्ग, असर्ग, उपरोक्त सभी। शुरुआत में ही मैं आपको बता चुकी कि कारक चिन्ह को परसर्ग के नाम से भी जानते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि परसर्ग को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो आप ध्यान रखना कारक चिन्ह के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, वह आंखों से देखता है, आंखों शब्द में कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक, करण कारक, कर्म कारक या संबंध कारक? इस क्वेश्चन का आंसर बहुत लोगों ने सही किया है, तो इसका करेक्ट आंसर है करण कारक। वह आंखों से देखता है, इसमें कौन सा कारक होगा? करण कारक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कर्म कारक के कितने प्रकार होते हैं? 3, 5, 2, 4। कर्म कारक के भी 2 प्रकार होते हैं। जैसे अधिकरण कारक के 2 प्रकार होते हैं, कालाधिकरण और स्थानाधिकरण, वैसे ही कर्म कारक के भी 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? तो इसके प्रकार होते हैं प्रधान कर्म कारक और अप्रधान कर्म कारक, या फिर मुख्य कर्म कारक या और गौण कर्म कारक। ठीक है, 2 प्रकार होंगे, मुख्य कर्म कारक और गौण कर्म कारक। जैसे एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊं तो, जैसे कि मोहन गांव में जाता हुआ फूल तोड़ता है। अब यहाँ पर 2 क्रियाएं हुई, जाता हुआ और दूसरा क्या हुआ? कर्म, फूल तोड़ता है। ठीक है, फूल तोड़ने की क्रिया हुई, फूल तोड़ता है। तो आपको पता है पहले क्या कर रहा है? वो जाता हुआ, तो ये हो गया मुख्य कर्म। ठीक है, और फूल तोड़ना क्या हो गया? गौण कर्म, या ये हो गया प्रधान कर्म और ये हो गया गौण कर्म। तो मोहन गांव में जाता हुआ फूल तोड़ता है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इस वाक्य में प्रधान कर्म कारक कौन सा होगा, तो आपको ध्यान रखना प्रधान होगा जाता हुआ, और अप्रधान पूछ लिया जाए तो हो जाएगा तोड़ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जो क्रिया से सीधा और निकट संबंध रखता हो उसे क्या कहते हैं? बिल्कुल फर्स्ट स्लाइड पर ही मैंने आपको बताया था, जो क्रिया से सीधा संबंध रखता है, जिसका क्रिया से सबसे निकट संबंध है, वह क्या कहलाएगा? कारक। इसमें भी गलतियां कर दी कुछ लोगों ने, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, इसमें भी गलतियां कर दी। इतना भी नहीं सोचा कि जब टॉपिक कारक चल रहा है तो क्वेश्चन कारक से ही होगा। और ये भी ध्यान रखना, आपने ये सोचा होगा कि ये सारे कारक हैं, तो किसी ने ये लगाया, किसी ने ये लगाया, किसी ने लगाया। हमेशा होलिस्टिक, जिन लोगों ने सीटेट पढ़ा होगा उन लोगों को ये ध्यान होगा कि हम उस ऑप्शन के साथ में जाते हैं जो बाकी के ऑप्शंस को भी इंक्लूड करके रखता है। तो यहाँ कारक में कर्म कारक भी आ गया, करण कारक भी आ गया, संबंध कारक भी आ गया, तो इनके बजाय हम क्यों ना कारक को ही लगा दें जब इसमें सारी चीज़ ऐड हैं। मान लीजिए जैसे अभी का हाल ही का मैं एक एग्जांपल दूं आपको कि अभी जो पंचायती चुनाव चल रहे हैं, प्रधानी के चुनाव चल रहे हैं, तो उसमें क्या है, जैसे आपके घर में मान लो 10 सदस्य हैं, तो कोई वोटिंग के लिए आपसे 10 लोगों से अलग अलग कह रहा है, और वहीं आपके घर का कोई मुखिया है, जो मुखिया कहेगा वही आप करेंगे। मान लीजिए आपके दादाजी हैं, तो उन दादाजी को ही अगर मना लिया जाए, दादाजी को अगर मना लिया जाए, तो आप सब लोग उनके पीछे पीछे जाओगे कि नहीं? जाओगे ना। उसी तरीके से अगर हम कारक को कर देते हैं सही, तो कर्म भी इसी के साथ आ जाएगा, करण भी इसी के साथ आ जाएगा, और संबंध भी इसी के साथ में आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है आपके सामने, वाक्य में जहाँ समीपता, निकटता, आसपास शब्दों का प्रयोग हो वहाँ कौन सा कारक होता है? करण कारक होगा, कर्म कारक होगा, संप्रदान कारक होगा, या अपादान कारक होगा? जहाँ पर समीपता, निकटता, आसपास शब्दों का प्रयोग होता है वहाँ कौन सा कारक होगा, ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स ऐसी जगह पर आपका हो जाएगा कर्म कारक। कौन सा कारक? कर्म कारक हो जाएगा। सेकंड, इसकी विभक्ति होती है द्वितीया।
ठीक है। प्रथम होता है कर्तरी कारक और द्वितीय होता है कर्म कारक। कर्म कारक में क्या होता है, जहाँ पर निकटता दर्शाई जाती है या फिर आसपास की बात की जाती है तो कौन सा कारक हो जाएगा, कर्म कारक आपका हो जाता है। ठीक है। कर्म कारक क्या होता है, जिसको सबसे ज़्यादा करता चाहता है, सबसे ज़्यादा जिसकी इच्छा करता है, अभिलाषा करता है, वहाँ कौन सा कारक होगा, कर्म कारक होगा। कर्ता के द्वारा जिस काम को सबसे पहले किया जाता है वो कौन सा होगा, कर्म होगा। ठीक है। और निकटता जहाँ दर्शाई जाएगी वो भी कौन सा होगा, कर्म कारक हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा, उम्मीद यही है। इसके पहले मैं आपको एक दो एग्जाम्पल्स बता देती हूँ जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। जहाँ समीपता, निकटता, आसपास शब्दों का प्रयोग होगा वहाँ कर्म कारक होगा, ये आप समझ चुके हैं। किस तरीके से आपके सामने क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये भी आप देख लीजिए। जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपके घर के पास मेरा भी घर है, तो पास शब्द का प्रयोग हुआ, किसका, आपके घर के पास मेरा भी घर है। तो जहाँ समीपता, निकटता, आसपास शब्दों का प्रयोग हो, जैसे मेरे घर के आसपास एक ही मंदिर है, तो आस और पास इस शब्द का यूज हुआ है। जैसे कि आपके विद्यालय के निकट एक तालाब है, तो निकट शब्द का प्रयोग हुआ, निकटता दर्शाई गई। जैसे मेरा कॉलेज नदी के समीप है, समीपता दर्शाई गई, तो कौन सा कारक हो जाएगा, कर्म कारक आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, शरीर के जिस अंग में विकार या बीमारी हो उस अंग में कौन सा कारक होगा। तो ऑप्शंस हैं कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक या संप्रदान कारक। शरीर के जिस अंग में, शरीर का कोई अंग है हमारा जिसमें कोई विकार है या कोई बीमारी है, तो उसके लिए आप हमेशा करण कारक के साथ में जाएंगे। तृतीय विभक्ति होती है। विभक्ति अगर पूछी जाए संस्कृत में कि शरीर के किसी अंग में विकार हो तो वहाँ कौन सी विभक्ति होगी, तो तृतीय विभक्ति होगी। ठीक है। और कारक पूछा जाए तो करण कारक होगा हमेशा। जैसे मोहन आँख से अंधा है, राम पैर से लंगड़ा है, इस तरीके के आपको अगर ऑप्शंस दे दिए जाएं तो आप कौन सा कारक लगाएंगे, करण कारक आप लगाएंगे। जैसे वह पैर से लंगड़ा है, मोहन सिर से गंजा है, तो उसके सिर में विकार है कि वो सिर से गंजा है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मोहन पैर से लंगड़ा है, इस वाक्य में कौन सी विभक्ति और कौन सा कारक होगा, तो इसका सीधा सीधा तृतीय विभक्ति और करण कारक हो जाएगा, जो हम अभी समझ चुके हैं। आगे है, जब कोई वस्तु दान, दक्षिणा, भीख या भेंट में दे दी जाए तो और बदले में कुछ ना लिया जाए तो वहाँ कौन सा कारक होगा। तो मैंने बताया था आपको शुरू में ही जब क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे हम कि कोई वस्तु आप दान में दे देते हैं, दक्षिणा में दे देते हैं, भीख या भेंट में, उपहार में, या कोई आप किसी की आर्थिक मदद कर देते हैं, तब आप कौन सा कारक लगाएंगे ऐसी स्थिति में। जैसे भारत ने नेपाल की आर्थिक मदद की, ठीक है, और ब्राह्मण ने साधुओं को वस्त्र दान किए, तो ऐसी चीज़ें जो हम दान कर देते हैं और उनको हम वापस नहीं लेते, तब हम कौन से कारक के साथ में जाएंगे। आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का जल्दी से। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके सामने संप्रदान कारक। ठीक है, आपको पता है अलग होने की बात नहीं हो रही तो अपादान तो होगा नहीं, करण इसमें है नहीं, तो यहाँ कौन सा होगा, संप्रदान कारक होगा। जैसे मैंने अपने मित्र को उसके जन्म दिवस पर भेंट दी, ठीक है, तो ये कौन से कारक के उदाहरण हो जाएंगे, संप्रदान कारक के उदाहरण। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने 30 क्वेश्चन को डिस्कस किया जिनकी हमने टेस्ट लिया था, जिनका आप लोगों का ग्रुप में। तो आप लोगों को ये डिस्कशन कैसा लगा ज़रूर बताएं मुझे कमेंट करके, और आप मुझे फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। लाइक करना अगर वीडियो पसंद आई हो, और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर करें ताकि और लोग भी चैनल से जुड़ सकें। लाइव होकर हम बहुत बेहतर डिस्कशन तभी कर पाएंगे जब हमारा परिवार बड़ा होगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पर क्लिक करके रखें आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले सेशन में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। एग्ज़ाम टल रहे हैं लेकिन होने ज़रूर हैं, ये कंफर्म है। तो अगर आप सक्सेस पाना चाहते हैं तो लगे रहिए। सोने का टाइम नहीं है, मेहनत करने का टाइम है। कुछ टाइम के लिए कुछ आपको एक्स्ट्रा टाइम मिला है, उसका मिसयूज़ ना करें, यूज़ करें और अपनी तैयारी को एक बेहतर दिशा दें। इन्हीं शब्दों के साथ में बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।